ठीक है, तो हम लोग ये यानी कि आज जो बात करेंगे वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम लोग जो है क्या करते हैं, कुछ छोटी मोटी चीजें जो है क्वेश्चन उसको हम लोग कर लेते हैं। जैसे आप लोगों को हमने क्या कहा था कल की क्लास में, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ बाल्मर सीरीज फॉर हीलियम एटम। तो अगर जो मैं आपको पहले मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ सारे के सारे फॉर्मूले, ताकि कि आप लोगों को याद हो। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए रेडियस का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला। हाय नीलम कुमारी, कैसे हैं? और अब बहुत दिन बाद आज ज्वाइन हो रहे हैं, तबीयत सही था? यानी कि जो है रेडियस का फॉर्मूला, वेलोसिटी का, एक्सप्लोड डॉट डॉट, हाय एक्सप्लोड डॉट डॉट, आप इसी बैच के हैं? रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी भी लिख लो। पहले मैं काइनेटिक एनर्जी लिख देता हूँ ताकि कि आपको ज्यादा सब, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे लिख देता हूँ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, यहाँ पे लिख देता हूँ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ताकि कि आप लोगों को याद रहेगा, तो आप लोग जो है ज्यादा अच्छे से सीख सकोगे। ठीक है, चलिए, तो आप लोग एक एक करके कमेंट बॉक्स में लिखना शुरू कीजिए, ताकि कि जो हम लोग जो है आप लोगों को चेक करूं कि आपको याद है या नहीं है। कोई तो एक भी लिखिए, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? चलिए, कमेंट बॉक्स ऑफ है क्या मेरा? नहीं, ओके, ठीक है। अंकित, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, वेरी गुड। ओके अंकुश, वेरी गुड, वेलोसिटी, ओके, ठीक है। चलिए, मैं जो है यानी कि लिखना शुरू करता हूँ। रेडियस का फॉर्मूला आप लोग बताइए क्या हो जाता है? 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है? 2.18 इंटू 10⁶, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? जेड बाय एन, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का क्या हो जाएगा? 13.6 इंटू जेड बाय एन का होल स्क्वायर इंटू, ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ओके, वेरी गुड अंकुश संधु। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कोई बताना चाहेंगे? टोटल एनर्जी का माइनस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और यानी कि एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? NH/2 पाई। एक और फॉर्मूला बताया था 1/λ के लिए, तो यानी कि क्या हो जाएगा? कोई बताना चाहोगे? RH/Z², और यानी कि 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। ठीक है, RH के लिए हमने कहा था 1/RH का जो फॉर्मूला यूज करना, वो कितना करना? 912 एंगस्ट्रॉम। और हमने RH की जो वैल्यू बताई थी वो कितनी बताई थी? हाई वंस, यानी कि कितनी बताई थी? 1.097 इंटू 10⁻, कितना बताया था? यानी कि जो है 7 बताया था। ठीक है, तो ये सारे जो है हमने पिछली क्लास में ये सारे के सारे जो है फॉर्मूले पढ़े थे। मैं इसलिए हर दिन रिकॉल करा रहा हूँ ताकि कि आपको जो है थोड़े थोड़े याद होते चले जाए, क्योंकि मुझे पता है कि ये सारी चीजें जो धीरे धीरे आप भूल जाओगे। गुड इवनिंग सर, शाम से ठीक, गुड इवनिंग। ठीक है विशाल, गुड इवनिंग। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो है आपको बार बार जो है यानी कि रिकॉल कराने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए नीलम, गुड इवनिंग। अब देखो यानी कि आपके पास यानी कि जो है पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखो, मैंने कहा था ना कि आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन देगा ना, तो वो सीधे सीधे एन की वैल्यू यूज नहीं करेगा। वो क्या करेगा? बाल्मर सीरीज। आपको याद है मैंने क्या तरीका बताया था? कोई बताना चाहोगे? बोलिए, कोई तो बताइए, क्या फॉर्मूला कल ट्रिक बताया था सारे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए? बोलिए, अरे कोई तो सर बोलिए। बंडमान आया। हाँ, ओके, वेरी गुड। यानी कि सबसे पहले था लाइमन सीरीज, ठीक है। फिर क्या था? बाल्मर सीरीज, लाया बल्मा पायल, यानी कि पास्चन सीरीज, ठीक है। और लाया बल्मा पायल, यानी कि बी से क्या था?
ब्रैकेट, ठीक है, लाया बलमा पायल बड़े प्यार से, पी फंड, और लास्ट में क्या था, हमफ्री। ठीक है, अब देखो यानी कि बाल्मर एन की वैल्यू कितनी लेनी है, ये n इक्वल टू 1 था, ये तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा यानी कि जो है 4, और ये कितना हो जाएगा 5, और हमफ्री के लिए कितना था n की वैल्यू 6। अब देखो n की वैल्यू यहाँ पे वो डायरेक्टली नहीं दे रहा है, वो क्या कर रहा है, इनडायरेक्ट वे में दे रहा है, तो यानी कि n की वैल्यू इस बार उसने कितनी दे दी, यानी कि जो है 2 दे दी। अब आपसे पूछ रहा है इसकी वेलोसिटी, क्या आप वेलोसिटी का फॉर्मूला बताएंगे, 2.18 इंटू 10⁶ इंटू क्या हो जाएगा, z/n हो जाएगा, यानी कि इस प्रकार से, यानी कि क्या कर लो, यानी कि जो है इसका फॉर्मूला निकाल लो, और ये जो वैल्यू आएगी किस में आएगी, मीटर पर सेकेंड में आएगी। तो 2.18 इंटू कितना हो जाएगा 10⁶, यानी कि 8 इंटू 10⁶, और z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि किसके लिए, हीलियम के लिए, तो हीलियम के लिए z की वैल्यू कितनी हो जाती है 2, ठीक है। और आपके सामने यानी कि n कौन से ऑर्बिट के लिए कह रहा है, यानी कि 2 ऑर्बिट के लिए, यानी कि कितना हो जाएगा 2, और ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि स्पीड स्पीड कितनी हो जाएगी 2.18 इंटू 10⁻, वेरी गुड अंकुश संतो, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी निकाल सकते हो। क्या किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए, किन्हीं के मन में कोई दुविधा हो तो बताइए। सर एक बार बता दो, समझ नहीं आया। ओके, वेरी गुड, थैंक यू ऋषिका। मैंने कहा कि आपको इस बार कह रहा है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ बाल्मर सीरीज फॉर हीलियम प्लस एटम, ठीक है। उसने कहा कि आपको बाल्मर सीरीज के लिए जो है हीलियम प्लस एटम के लिए निकालना है। अब देखो, अगर जो हीलियम प्लस, अब आपके सामने दिक्कत क्या है कि n की वैल्यू तो पता नहीं है, z तो चलो आपने कह रहे हैं, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, 2.18 इंटू 10⁶ इंटू z/n। अब आपके सामने दिक्कत क्या है, यानी कि जो है n की वैल्यू नहीं पता, तो हमने क्या करा कि आपको मैंने कल की क्लास में बताया था कि लाइमन बाल्मर पास्टन ब्रैकेट पीफंड हम्फ्री, यानी कि सारी सीरीज बताई थी एक सीक्वेंस में। आपको कहा भी था कि आपको इसको क्या रखना है, यानी कि याद रखना है। इससे बेनिफिट क्या होगा कि अगर जब आप याद रखते हो तो आप n की वैल्यू निकाल सकते हो आसानी से, किसके लिए कौन सी वैल्यू है, ठीक है। अब जैसे आपने यहां से क्या करा कि जैसे निकाला तो z की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई, क्योंकि हीलियम एटम है, और उसी प्रकार से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और हमने यहाँ से 2 से 2 कैंसिल करा दिया, तो यानी कि कितना हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। क्या ऋषिका समझ में आया, ऋषिका चौधरी है क्या, यार उनका वर्क नहीं कर रहा है, शायद उनका नेटवर्क सही नहीं है सर आज। आ गया समझ। ओके, अगर ये नहीं आया तो यानी कि आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसको नो बनाइए। सर, सर आ गया समझ। ओके, तो यानी कि अब आप लोग जो है इस क्वेश्चन को बनाइए। आपको कल फॉर्मूला बताया था टोटल स्पेक्ट्रल लाइन निकालने के लिए, याद है। सर मैं फिर भी लिख देता हूं आपके लिए, जो है फॉर्मूला जिनको याद नहीं है, n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, यानी कि क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यानी कि जो है, यानी कि इस प्रकार से आपको क्या करना है, यानी कि जो है आपको यूज करना है। तो आपके पास क्या कह रहा है, इस पर ध्यान देना कि 6 एक्साइटेड स्टेट है, लगता है ऋषिका चौधरी का नेटवर्क सही नहीं है, इसीलिए बार बार लेफ्ट अप एंड डाउन हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि 6 एक्साइटेड स्टेट है, तो हमने क्या कहा था, अगर जो 6 एक्साइटेड स्टेट है तो कौन कितनी एन की वैल्यू लेनी है, यहाँ पे एन की वैल्यू 7 कितनी, वेरी गुड, यानी कि हमने कहा था कि अगर जैसे ही आपके पास यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 7th हो जाएगा। अब देखो, और कहाँ पे जाना है, ग्राउंड स्टेट, यानी ग्राउंड स्टेट एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। यानी कि अब आपके पास n2 माइनस n1 हो जाएगा, यानी कि n2 कितना है 7, और n1 कितना है 1, यानी कि हम क्या कर लेंगे, इस प्रकार से कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे ही n2 फिर से 7 माइनस 1 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय, यानी कि क्या हो जाएगा 2, यानी कि इधर कितना हो जाएगा 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाय, सॉरी 6 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2, और इससे कटाओगे तो यानी कि कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे टोटल स्पेक्ट्रल लाइन कितनी हो जाएंगी 21 हो जाएंगी, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है, टोटल स्पेक्ट्रल लाइन पूछ रहा है, यानी कि कितनी टोटल स्पेक्ट्रल लाइन हो जाएगी 21, ओके।
ठीक है, ओके चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, यहाँ पे बताइए। आज उधर का नेटवर्क बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहा है क्या? सारे बच्चे अप एंड डाउन हो रहे हैं क्या? आज उधर नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है आप लोग के साइड? ओके, तो सर नहीं बहुत सारे बच्चे जो है देख रहा हूँ ज्वाइन हो रहे हैं, लेफ्ट हो रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं, लेफ्ट हो रहे हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ। हम्म, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। जिंदगी है तो थोड़ी परेशानियां तो आएगी, उस परेशानियां को जो है पार करना है, ठीक है। अगर जब किन्हीं को कोई दिक्कत होगा तो फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा। कल हम 15 मिनट पहले जुड़ जाएंगे, तो जिनको भी अगर जो लग रहा होगा कि छूट गया है तो आप लोग उसमें आके पूछ सकते हैं। चलिए मैं बनाऊं या आप लोग बनाना का प्रयास करेंगे? टोटल के आगे 15 डिफरेंट फोटॉन्स लिखा हुआ है। बेसिकली फोटॉन्स का मतलब क्या हो गया? 15 जो है आपको लाइंस दिया हुआ है, स्पेक्ट्रल लाइन दिया हुआ है। हर एक फोटोन की अलग अलग एनर्जी होती है, तो जिस कारण से आपको फोटोन के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए मैं बना देता हूं। आपके पास फॉर्मूला क्या है? टोटल स्पेक्ट्रल लाइन, तो मैं लिख भी देता हूं, टोटल स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता? यानी कि N2 माइनस N1 इंटू N2 माइनस N1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यानी कि क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आपको, यानी कि कह रहा है nth स्टेट से ग्राउंड स्टेट जा रहा है, यानी कि N1 की वैल्यू तो पता है, यानी कि 1 है, और ये टोटल स्पेक्ट्रल लाइन भी पता है, यानी कि कितनी दी हुई है? यानी कि 15 दी हुई है। यानी कि N2 की वैल्यू को मैं N ले लेता हूं और N1 की वैल्यू को N1 ले लेता हूं, इनटू N2 की वैल्यू को यानी कि कितना ले लेता हूं? यानी कि N, और N1 की वैल्यू को 1, तो यानी कि 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा? 2, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो यानी कि कितना हो जाएगा? 30, और यहां से यानी कि N-1 इंटू N। अब देखो यानी कि क्या वैल्यू रखो कि N-1 और N की जो कि यानी कि 30 आना चाहिए। तो अगर आप N की वैल्यू 6 रखते हो, यानी कि क्या आ जाएगा? आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन अब मैं तो कहूंगा कि अगर आपके पास ऑप्शन हो तो आप सीधे सीधे ऑप्शन को ही पुट करके देख लेना। इन केस फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो यानी कि एक छोटा टर्म होना चाहिए और एक यानी कि क्या होना चाहिए? यानी कि बड़ा टर्म होना चाहिए। तो क्या वैल्यू रखोगे तो यानी कि जो ये पूरा हो जाए, तो यानी कि N की वैल्यू 6 रखेंगे और 5 इंटू 6, और तो यानी यहाँ से N की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी, ठीक है। दूसरी वैल्यू यानी कि क्या हो जाएगी? यानी कि जो है आप चाहो तो लिख सकते हो, यानी कि मेरी इच्छा होगी कि आप लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो जैसे ही आप N की वैल्यू यानी कि कितनी हो जाएगी? 6, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं? यानी कि इसके अंदर जो है जो कहां से कहां की ओर जा रहा होगा? 6 से, यानी कि जो है कहां पे जा रहा होगा? 5 में जा रहा होगा। अब एक बार आपको क्रॉस चेक भी कर लेना है, इन केस आपको पता नहीं है कि कौन सा वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव में भी हो सकता है कि कोई वैल्यू पॉजिटिव हो, तो आप ये फॉर्मूला वापस इसमें पुट करते हैं। यानी कि देखो N2 यानी कि कितना हो जाएगा? 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई यानी कि 2, यानी कि जो है 13, यानी कि 50, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है, तो यानी कि N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यानी कि जो है 6 हो जाएगी। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए, किन्हीं के मन नो में? सर। हाँ, किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। किन्हीं को ऐसा लग रहा हो कि ये पॉइंट हमें नहीं समझ में आ रहा हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाए। यस सर। ओके, यस सर। अब देखो मैं एक ना आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन करा देता हूँ। जो मैंने कल फॉर्मूला बताया था, तो काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कहता है कि फाइंड द, आप लोगों को कल याद हो मैंने एक फॉर्मूला बताया था 1/λ के लिए, ठीक है। और यानी कि क्या था? RH Z², और यानी कि क्या था? N1 1 and 1 square is N2 का, minus 1 and 2 square. ठीक है। यानी कि इस प्रकार से, यानी कि आपको फॉर्मूला बताया था। आपको क्या करना है? फाइंड द वेवलेंथ, फाइंड द वेवलेंथ
find the wavelength of helium plus atom when electron release fourth orbit to second orbit. सेकेंड ऑर्बिट। अब मे भी हो सकता है कि थोड़ा कैलकुलेशन हो क्योंकि मैंने अपने तरीके से लिया है, लेकिन मैंने आपको एक और बात बताई थी कि आर एच का जो वैल्यू लेना वो 912 एंगस्ट्रॉम ले लेना। ठीक है, आप चाहो तो यानी कि इसकी वैल्यू भी आप क्या कर सकते हो, यानी कि यूज कर सकते हो। तो फटाफट से इसको बनाइए, इसमें पुट करना है। आप लोग जो है सीधे सीधे कैलकुलेट पहले नहीं कीजिएगा, लैम्डा की जैसी वैल्यू आएगी उसको रिवर्स करना पड़ेगा, तो जिस कारण से यानी कि क्या हो सकता है, आप जो है इसको वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए क्या मैं बनाऊं, आप लोगों को शायद दिक्कत हो रहा होगा इस टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि अच्छे लेवल के आईआईटी जनरली इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछेगा। नीट सॉरी, आप लोग आईआईटी के स्टूडेंट भी है तो आप लोगों को बिल्कुल ही पूछने का चांसेस बनता है, कई बार पूछा भी गया है, तो यानी किस प्रकार से। ठीक है, चलिए मैं बना देता हूँ 1/λ। ठीक है, और आर एच आपको पता नहीं है, यानी कि आर एच की जगह पे अभी मैं वैल्यू नहीं रखूंगा। ठीक है, आर एच जेड की वैल्यू पता है, यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा 4। किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। 1/n1 का स्क्वायर, तो यानी कि कहां से कहां जा रहा है, सेकंड पे जा रहा है। 1/2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा, -1/16। ठीक है, और यानी कि 1/λ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एच और इंटू 4 इंटू नीचे में कितना हो जाएगा 3/16, और ये कट जाएगा तो यानी कि कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब आपको पता है कि 1/λ इक्वल टू कितना हो गया 3RH/4। आपको तो लैम्डा निकालना है, लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3RH, और 1/RH की वैल्यू कितनी होती है, यानी कि 912, यानी कि 4/3 इंटू 912 हो जाएगा, और ये कट जाएगा 3 से, 304, और ये कितना हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा 16, यानी कि इसकी जो वेवलेंथ आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 1216 एंगस्ट्रॉम में, यानी कि आ जाएगी। किन्हीं को कोई दिक्कत है बताइए। ठीक है, किन्हीं के मन में बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, यानी कि इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, इनकी वैल्यू को निकाल सकते हो। किन्हीं को अगर आपके सामने मैंने इसलिए करा दिया ताकि कि आप लोगों को पता लग सके कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ओके, चलिए अब हम लोग यानी कि जो बात करते हैं आज की टॉपिक में बात करते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखो हाइजेनबर्ग ने कहा क्या कि आप एक समय में दो काम नहीं कर सकते। अगर मैं अपने तरीके में समझाऊं कि जैसे मान लो कि आप लोग क्रिकेट के जो है ग्राउंड में गए और आप कह रहे हो कि मैं बैटिंग भी कर लूं और पढ़ाई भी कर लूं, क्या पॉसिबल हो पाएगा क्या? नहीं। हाँ, No, sir. यानी कि आप सोचोगे कि मैं एक साथ दो काम कर लूं तो नहीं हो जाएगा। हाँ, ये भले कर सकते हो कि कुछ हल्का फुल्का काम हो तो कर सकते हो। इसी तरह से इन्होंने भी वही बात कहा कि जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा ना, तो आप दोनों की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकोगे। उसके पीछे रीजन क्या है? इन्होंने कहा कि जैसे ही आप मान लो कि इस पोजीशन पे, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ कि यहाँ पे मान लो कि इलेक्ट्रॉन की आपने पोजीशन को डिटरमाइन किया। ठीक है, आपने क्या कर दिया, यानी कि इसकी पोजीशन को रखा, लेकिन जैसे आपने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, तब तक वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएगा, मूव करके यहाँ चले जाएगा। यानी कि आप एक समय पे दोनों नहीं बता सकते। अकॉर्डिंग टू द हाइजेनबर्ग, it is impossible to determine exact position and exact momentum of any moving object simultaneously with the equal accuracy। दोनों को आप कभी भी नहीं बता सकते। मैंने कहा कि अगर जब मैं आपको बैटिंग करने के लिए उतार दिया जाऊं और मैं कहूं कि आप बैटिंग भी करो और जो यानी कि जो है मेरे क्वेश्चन का आंसर भी दो, तो आप लोग बिल्कुल नहीं दे पाओगे। या तो आप बैटिंग कर सकते हो, या तो यानी क्या कर सकते हो, यानी कि जो है आप क्या कर सकते हो, यानी कि मेरे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। दोनों साइमल्टेनियसली नहीं दे सकते। वो अगर आपकी मान लो कि कोई क्वेश्चन आप देने की इच्छा भी रखते हैं तो दोनों की एक्यूरेसी दोनों की सेम नहीं होगी। किसी की एक्यूरेसी को ज्यादा रखना होगा, किसी की प्रायोरिटी ज्यादा रखनी पड़ेगी। सभी क्रिकेट की प्रायोरिटी ज्यादा रखेंगे तो बल्ला ज्यादा घुमाएंगे, यानी कि जो है क्वेश्चन आंसर देने में जो है थोड़ा बहुत जो है गलत कर देंगे। तो वही चीजें यहाँ पे भी कहता है, इट इज पोजिशन टू डिटरमाइन accurately then the uncertain momentum will be high and vice versa। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप एक चीज की एक्यूरेसी बढ़ाते हो
अगर जो क्रिकेट के अंदर बैटिंग की फिर जो है आपने इक्वेंसी उसकी जो एक्यूरेसी बढ़ाई, तो यानी कि आपकी पढ़ने की एक्यूरेसी जो यानी घट जाएगी। आपने अगर जो एक्यूरेसी पढ़ने की बढ़ा दी, तो आपकी खेलने की एक्यूरेसी क्या हो जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी। यही बात को यानी कि क्या कहा, हाइजेनबर्ग ने कहा, लेकिन किसके टर्म में, डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन और मोमेंटम के टर्म में कहा। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली विद इक्वल एक्यूरेसी। अब देखो, जैसे मैं कहूं कि आपको मैंने क्या कहा कि आप जिस समय मूव कर रहे होंगे, तो यानी कि आपको मैंने कहा कि देखो ये इस पोजीशन में है, अगर गाड़ी मूव करे तो प्लस मोमेंटम से वो आगे बढ़ जाएगा। हम लोग जो कभी भी एक्यूरेटली नहीं बता सकते। एक चीज को आप बता सकते हो कि हाँ किसी एक की इस टाइम पे ये इस पोजीशन पे होगा, लेकिन आप जैसे ही उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो यानी कि आप नहीं कह सकते कि वो जो है कितना आगे है या कितना पीछे है। यहाँ तक अगर जो किन्हीं के मन में कोई दुविधा हो तो पूछ लीजिएगा। ये बात समझ में आ गई हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? यस Yes, सर। sir. ओके, चलिए। अब देखो, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। ठीक है, यानी कि जो है इस प्रकार से इन्होंने क्या करा, एक फॉर्मूला दिया। इसको याद रखने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, कोई एक्स पी नाम का था और वो किसके बराबर था, यानी कि एच बाई 4 पाई है, तो यानी कि एच आ जाएगा और 4 पाई नीचे में आ जाएगा। ठीक है, आप लोग ऐसे भी रख सकते हैं, कोई एक्स पी है, ठीक है, या पी एक्स है, जो भी आप लोग जैसे आप लोग को बोलना है यानी कि बोल सकते हो। यहाँ पे डेल्टा एक्स का मतलब क्या है, अनसर्टेनिटी जो है पोजीशन है। डेल्टा एक्स का मतलब है कि उसकी पोजीशन की अनसर्टेनिटी कितनी है, इस चीज को हम लोग को क्या कहते हैं, यानी कि जो है अनसर्टेनिटी पोजीशन कहते हैं। उसी प्रकार से डेल्टा पी यानी कि क्या हो जाता है, अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम हो जाता है, यानी कि उसकी मोमेंटम कितनी है, तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम। अब मोमेंटम को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर जो आप लोगों को अगर जो मोमेंटम की जगह पे डेल पी इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, एम डेल वी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यानी Yes, sir. ये जो डेल वी होगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि वेलोसिटी हो जाएगा। और ये इसी चीज को एच बाई 4 पाई को उन्होंने कहा कि कितना बार बार लिखोगे, तो यानी कि क्या करो, एच बाई 2 पाई की जगह पे एच को ऊपर से यानी कि काट दो। तो इस प्रकार से यानी कि क्या कर सकते हैं, यानी कि जो है लिख सकते हैं। और इसी चीज को उन्होंने क्या करा कि आप इस अगर क्या है ना, एक्चुअली ये जो ना ऑप्शन में एक बार आया था, लिखने का एक तरीका है, यानी कि डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 2 पाई। आपको ये फॉर्मूला याद रखना, कोई एक्स थी हमारे नाम पे पी, जैसे आप लोगों का भी होगा कोई एक्स पी, ठीक है, तो यानी कि उसको उससे आप क्या कर सकते हो, यानी कि याद रख सकते हो कि एक्स नाम का कोई था, पीयूष था या फिर पायल था, जो भी था आप लोग कह सकते हो। कि अब इसको याद रखने के लिए एक छोटा सा टेक्निक है जिससे आपको याद रहे, क्योंकि इसकी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी की जब इसके फॉर्मूले बच्चों को याद ही नहीं रहते, भूल जाते हैं, तो इसलिए हमने क्या कहा कि एक्स नाम का कोई पी है, और यानी कि उसने क्या करा है कि है, तो यानी कि एच हो गया, और डिवाइडेड बाय में क्या कर दोगे 4 पाई, जहाँ पे एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी पोजीशन है, और डेल्टा पी क्या है, यानी कि मोमेंटम। और मोमेंटम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम डेल वी, और इस डेल वी को हम लोग क्या कहेंगे, अनसर्टेनिटी ऑफ वेलोसिटी। मैं इसी चीज को देखो इस प्रकार से लिखता हूँ, डेल्टा पी इक्वल टू क्या लिख दूंगा, डेल एम भी, और इसकी जगह पे मैंने क्या करा, अभी जो आपको बताया, कोई डेल्टा एक्स है, यानी कि एक्स नाम का कोई एक्स है, कोई पी इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई, यानी कि क्या हो जाएगा 4 पाई। अब मैंने यहाँ पे डेल पी की जगह पे मैंने क्या यूज कर दिया, यानी कि एम डेल वी यूज कर देंगे। अब यानी कि मैंने इसकी जगह पे क्या कर दिया, डेल एक्स इक्वल टू एम डेल वी इक्वल टू ग्रेटर देन एच बाई 4 पाई। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, लिखा, और इस m को यानी कि क्या कर दिया, यानी कि लिख दिया। आपको बस ये याद रखना है, x नाम का कोई p है और वो किसके बराबर है, h बाई 4 पाई के। इफ पोजीशन इज डिटरमाइंड प्रिसाइजली, यानी कि अगर आपने क्या करा, पोजीशन को बहुत ही अच्छे से डिटरमाइन कर दिया, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन डेल्टा p इज इंफिनिटी। अगर आप किसी एक चीज को जानते हो तो दूसरे की जानने की चांसेस बहुत कम हो जाती है, यानी कि इन्फिनिटी के बराबर हो जाती है। तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि इस प्रकार से आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं। यहां से आप लोगों के लिए जो फॉर्मूला है, यानी कि कोई एक्स है, ठीक है, और उसका नाम किससे शुरू होता है, पी से शुरू होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि है, तो यानी कि एच हो गया और 4 पाई हो जाएगा। और इसी चीज को एक और तरीके से लिख सकते हो, डेल्टा एक्स इंटू डेल वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई एन हो जाएगा। अब इन दोनों फॉर्मूले को याद रखना, क्योंकि अलग अलग तरीके से आईआईटी ने, मैं बता रहा हूँ,
कि अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के सिर्फ आपने फॉर्मूले याद रख लिए तो आपके जनरली क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे, क्योंकि वो फॉर्मूले बेस्ड ही क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आप लोग अगर कहोगे तो मैं दिखाऊंगा कि कल वाला क्वेश्चन जो पूछा था उसमें भी इसी फॉर्मूले का, मैं ये नहीं फॉर्मूला, लेकिन उन्होंने जो क्या किया था फॉर्मूले का ही यूज करके क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप लोग एक काम करना कि इसकी यूनिट के जितने भी फॉर्मूले हैं सारे को रट के या एक पेज में लिख लेना, बार बार उसको रिकॉल करते रहना, जिससे कि आपको जो है आसानी से याद हो जाए। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से यानी कि जो है आप लोग क्या याद रहेगा। सर इसका सिग्निफिकेंस भी होता है क्या? हाँ, एक्चुअली साइंटिस्ट ने पूछा क्या हम दोनों का एक जगह पे निकाल सकते हैं क्या, तो उन्होंने कहा कि आप किसी भी चीज को एक ही समय पे दोनों नहीं निकाल सकते, या तो आप पोजीशन निकाल लो या मोमेंटम निकाल लो। एक्चुअली जब कोई भी इलेक्ट्रॉन घूमता है ना, तो उन्होंने कहा कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि दोनों को एक साथ निकाल सके, तो इन्होंने कहा कि हाइजेनबर्ग ने कि कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि आप दोनों को एक बार में बता सकते हो। तो इसी चीज को जो दूर करने के लिए ना स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन आया था। स्क्रोडिंगर यानी कि जो है इन्होंने बताया कि कैसे आप बता सकते हो कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ है और किस पोजीशन में। इन सारी चीजों को हम लोग किससे पता करेंगे? स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से पता करेंगे, जो आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, यानी किस प्रकार से। अब देखो, इफ मोमेंटम इज डिटरमाइंड प्रिसाइजली, यानी कि आपने क्या कर लिया, मोमेंटम अगर डिटरमाइन कर लिया तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? जीरो। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन डेल्टा एक्स इज इन्फिनिटी। अगर आप एक चीज को पता करते हो दूसरे की चांसेस क्या है? इन्फिनिटी है। वेरी हाई एनर्जी ऑफ फोटोन मोमेंटम ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन विल आल्सो वेरी हाई। अगर उनके बीच का मोमेंटम का डिफरेंस ज्यादा होगा तो यानी कि उसके पास जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की वो भी क्या हो जाएगी? यानी कि ज्यादा हो जाएगी। यही बातें जो है यानी कि क्या कहते हैं, यानी कि हाइजेनबर्ग कहते हैं। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है, अब कहता है इफ अनसर्टेन पोजीशन 0.33 पिकोमीटर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन कैलकुलेट वेलोसिटी। अब देखो आपके पास दो फॉर्मूले हैं, एक कौन सा है? एक्स नाम का कोई पी है, ठीक है, ग्रेटर देन। लेकिन जब क्वेश्चन आए ना तो आप उसको इक्वल भी ले सकते हो, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल है तो यहां से हमने क्या कर लिया? इक्वल ले लिया, h/4 पाई ले लिया। ठीक है, और जैसे ही हमने यहाँ पे क्या ले लिया? h/4 पाई, लेकिन हमारे पास मोमेंटम तो है नहीं, यानी कि हम लोग दूसरा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर ये नहीं याद है तो आप यहाँ पे डेल v इंटू एम कर सकते हो और यहाँ पे h/4 पाई m कर सकते हो। अब यहाँ पे एक एक करके वैल्यू पुट करते चले जाओ कि आपके पास डेल्टा एक्स की वैल्यू पोजीशन में कितनी दी हुई है? 0.33, और आपको यानी कि डेल्टा वी निकालना है, तो यानी कि डेल्टा वी रहने देते हैं। एच की वैल्यू कितनी ले लोगे? 6.6 इंटू 10⁻⁻34 और 4 इंटू मैं यहाँ पे 3.1 ले लेता हूँ, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी एम की? आपको इलेक्ट्रॉन का मास पता है, यानी कि 10⁻⁻31 केजी। अब याद रखना एम जो लोगे वो किस में लेना? केजी में लेना। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं ताकि कि हमारे जो है डेल वी की वैल्यू निकल जाए। मैं लिख सकता हूँ डेल वी इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻⁻34, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0.33 इंटू 3.1 इंटू 4 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31। ठीक है, अब जैसे ही यानी कि क्या आ जाएगा? यानी कि इस प्रकार से आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ। अगर जो मैं इसको लिखूं तो यानी कि 2 जीरो से यानी कि 1 जीरो यानी कि 60 हो जाएगा, और यानी कि कितना हो जाएगा? 33 दूना यानी कि यहाँ पे 20 हो जाएगा। ओके, और अगर जो ये 20 हो जाएगा तो यानी कि कितना हो जाएगा? मैं 9 ले लूं तो 9 चौके 36 और 36 3 108 के करीब करीब हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ? ऊपर जाएगा तो यानी कि कितना हो जाएगा? 20 इंटू 10⁻⁻3, और यानी कि कितना हो जाएगा? ये माइनस है तो यानी कि कितना हो जाएगा? ऊपर चले जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 10⁻3, और नीचे में कितना हो जाएगा? यानी कि 108। अब यानी कि कितना हो जाएगा? यानी कि इसको सॉल्व करोगे तो यानी कि कितना हो जाएगा? करीब करीब जो है 20 इंटू 10⁻108, सॉरी, यानी कि इसको सॉल्व कर रहे तो कितना आ जाएगा आप लोगों के लिए? मैं अगर करीब लिखूं यानी कि 108 को डिवाइड कर देता हूँ 20 से, यानी कि 0.01, और ये कितना हो जाएगा? 108 यानी कि 2, और ये 9, और यहाँ से फिर हम कितनी बार लगेगा? यानी कि 8। ठीक है, यानी कि 1.18 इंटू 10⁻⁻3, और इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं 1.8 इंटू 10⁻⁻4।
यानी कि इस प्रकार से। और पिकोमीटर है, पिकोमीटर को आप लोग जो है यानी कि क्या कर लेना, मीटर में कन्वर्ट कर लेना। यानी कि 0.33 है, तो यानी कि 10⁻⁻15, यानी कि ऊपर जाएगा तो यानी कि कितना हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻+11 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, यानी कि इसकी जो है वैल्यू निकाल सकते हो। ये बेसिकली कैलकुलेशन बेस्ड है। जब भी इस टाइप के आपके पास सामने आएगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, आपको कैलकुलेशन जो है काफी ज्यादा करना पड़ेगा। किन्हीं को अगर जब कोई दिक्कत है, लेकिन मैं एक चीज बताऊंगा कि आपको जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप अप्रोक्सीमेट का जरूर यूज करना। आप सीधे सीधे ऐसे बनाने का प्रयास करना कि जिससे कि आपके लिए आसानी हो जाए। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को अगर जो कोई पॉइंट ना समझ में आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। किन्हीं के मन में अगर जो लग रहा हो सर ये पॉइंट मेरे को एक बार फिर से बता दीजिए। नो सर। ओके, अच्छा, और बाकी किसी को? ये बेसिकली कैलकुलेशन बेस्ड है। हाँ, ओके, ठीक है। अब चलिए, अब आपके सामने ये क्वेश्चन है और आपको ये क्वेश्चन यानी कि बनाना है। आप लोग एक बार ट्राई कीजिए। ये एग्जाम का, आईआईटी के एग्जाम का क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको उठा लिया है ताकि कि आप लोग इसको बना सको। क्या आप लोग ट्राई करेंगे या मैं ट्राई करवा दूं, मैं बना दूं? चलिए, आप लोग एक बार फटाफट से बनाइए। क्या आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ज्यादा भारी हो गया? बोलिए। वैसे ज्यादा है नहीं, बस आपको जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते चले जाना है। यस सर। क्या कह रहे हैं, मैं बना दूं विक्की? यस सर। ओके, थैंक यू। कोई ट्राई कर रहे हो या मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ट्राई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? यस सर। हाँ, फटाफट से 1 मिनट मैं आप लोगों को समय देता हूँ ताकि कि आप लोग इसको बनाइए। फिर हम लोग जो है यानी कि क्या करेंगे, यानी कि जो है इसका राइट आंसर निकालेंगे। ट्राई कर रहे हैं, कीजिए। बन गया किन्हीं का? कौन सा ऑप्शन है तो बताना चाहेंगे? डी आ रहा है। ओके, वेरी गुड, ठीक है। और कोई? चलिए, मैं बना देता हूं आप लोगों को, शायद मैंने 1 मिनट समय दे दिया। अब देखिए ध्यान से, आपको कह रहा है कि अनसर्टेनिटी मोमेंटम एंड पोजीशन आर न्यूमेरिकली, आपको क्या दिया हुआ है, एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर डेल वी, यानी कि डेल वी निकालना है। खैर, आपको जो यानी कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। यानी कि जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है, यानी कि डेल एक्स इनटू, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी हाँ, इक्वल टू, ग्रेटर देन हाँ, एच ग्रेटर बाय देन एच1 4 वाई। वेरी फॉर गुड, पाई। ठीक है, वेरी गुड नीलम। अब यानी कि आपको लेकिन किसके टर्म में निकालना है, डेल्टा वी के टर्म में। तो हम इसको किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, डेल्टा वी के टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा एक्स इंटू, यानी कि क्या लिख सकता हूँ, एम डेल वी। ठीक है, यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, h/4 पाई। किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा एक्स इंटू डेल वी इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, अच्छा सॉरी, इफ अनसर्टेनिटी मोमेंटम एंड पोजीशन आर न्यूमेरिकली इक्वल, यानी कि मोमेंटम एंड पोजीशन न्यूमेरिकली इक्वल है, मैं इसको न्यूमेरिकली इक्वल कर देता हूं तो यानी कि क्या हो जाएगा, डेल एक्स और डेल पी इक्वल है, तो यानी कि क्या लिख सकता हूं, यानी कि डेल पी का स्क्वायर लिख देता हूं। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए, किन्हीं के मन में कोई दिक्कत? नो सर। हाँ, अब यानी कि, नो सर। हाँ, ओके, वेरी गुड। यानी कि डेल पी इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, कि √h/4 पाई। ठीक है, यस और सर। यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, m डेल वी। ठीक है, यानी कि मोमेंटम इक्वल टू क्या हो जाता है, m डेल वी इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 1/2 √h/पाई। ठीक है, अब देखिए,
यानी कि मैं चाहता हूं कि इसको इसके अंदर ले जाऊं, यानी कि क्या हो जाएगा 1/2 इंटू, इसको मैं एक बार पहले पूरा लिख देता हूं, डेल वी इक्वल टू 1/2, और इस m को इधर ले जाऊंगा तो 1/2m हो जाएगा, लेकिन 2m तो है नहीं, यानी इसको मैं ब्रैकेट के अंदर दे दूंगा तो यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि h/π m का स्क्वायर। और देखिए कौन सा राइट ऑप्शन है, तो बताना चाहेंगे, सी। वो दिख रहा है? हाँ, तो यानी कि जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। वेरी गुड। ठीक है, कल मैं आप लोगों को बहुत ही सुपर ट्रिक बताने वाला हूं, आप लोग कल प्लीज सभी के सभी ज्वाइन होना। ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बिल्कुल सेकंड नहीं लगेगा। पूरी दुनिया काफी परेशान होती है, लेकिन आप लोगों को कभी भी दिक्कत नहीं आएगा, कोई भी पूछ दे कभी भी। तो इसलिए कल की क्लास जरूर ज्वाइन करना, मिस मत करना। आप लोग एक बार ज्वाइन करके देखना, तब आप लोगों को पता लगेगा, ताकि कि जो है जो बाकी लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं उससे हट के हम बताएंगे, ताकि कि आप लोग का फटाफट से कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। मैंने इसलिए भी बोला क्योंकि बीच क्लास चल रही है, ताकि कि सभी के सभी जो है लोग सुन सके। यहाँ पे किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। No, sir. हाँ, ओके, वेरी गुड। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। ठीक है, अब चलिए आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन है, तो यानी कि आप इसको सॉल्व कीजिए। दो पार्ट कर देता हूँ, क्योंकि एक पार्ट में सॉल्व नहीं होगा, इसलिए मैं पहले ही कर दे रहा हूँ समय बचाने के लिए। मैं बनाऊं कि बना रहे हैं? ओके राजेश, मैं बना देता हूं। देखो आपके पास फॉर्मूला क्या है, कोई फॉर्मूला बताना चाहोगे? डेल्टा एक्स, Delta हाँ into delta P is greater than h for pi. हाँ, ठीक है, वेरी गुड। यानी कि इस प्रकार से हम लोगों ने क्या कर लिया, इसका फॉर्मूला लिख लिया। अब कहते हैं कैलकुलेट अनसर्टेनिटी वेलोसिटी ऑफ क्रिकेट बॉल, यानी कि आपको क्या निकालना है, अनसर्टेनिटी वेलोसिटी निकालना है। यानी कि मेरे को ये फॉर्मूला नहीं चाहिए, डेल्टा एक्स डेल्टा बी इक्वल टू क्या चाहिए, h/4πm चाहिए। ठीक है, यानी कि हमें कौन सा फॉर्मूला चाहिए, h/4πm वाला, यानी कि जो है फॉर्मूला चाहिए। अब जैसे हमने यहाँ से क्या लिखा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इक्वल टू h/4πm। अब देखो, यानी कि हम क्या करते हैं, यानी कि आपको क्या निकालना है कि पोजीशन दिया हुआ है, यानी कि कितना दिया हुआ, 1 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, यानी कि 10⁻⁻10 मीटर दिया हुआ है, इनटू डेल भी तो आपको निकालना है, यानी कि डेल भी को रहने देते हैं, इक्वल टू एच की वैल्यू कितनी ले लेंगे, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 ले लेंगे। ठीक है, और नीचे में क्या ले लेंगे, 4, और पाई की वैल्यू कितनी ले लेंगे, 3.14 होता है, तो हमने 3.1 ले लिया। अब मास यानी कि कितना ले दिया हुआ है, यानी कि 100 ग्राम, और 100 ग्राम को आप क्या कर लोगे, केजी में कन्वर्ट कर लोगे, तो यानी कि क्या लिख दोगे, 1000 लिख दोगे। ठीक है, क्योंकि आपको क्या करना है, जब भी मास लेना है तो यानी कि वो किस में ले लेना है, यानी कि केजी में लेना है। ठीक है, अब देखिए, यानी कि आपको क्या निकालना है, डेल्टा वी। तो मैं डेल्टा वी इक्वल टू क्या लिख सकता हूं कि, अब मैं इसको 2 जीरो से, यहां से 2 जीरो कटा सकता हूँ, 10 ऊपर चले जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू ये 10 जो है, यानी कि क्या हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा, यानी कि यहाँ पे जब मैंने 10 लिख दिया, नीचे में कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3.1 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, यानी कि इतना हो गया। अब यानी कि इसको सॉल्व करते हैं,
यानी कि कितना हो जाएगा, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली लिखूं तो यानी कि 2 से कट जाएगा। अप्रोक्सीमेटली अगर 3.2 होता तो यानी कि अप्रोक्सीमेट जो है इतने के हो जाएगा। मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ ताकि कि मेरे को जो है यानी कि आसानी से हो जाए। ये और ये दोनों को कटाऊंगा तो यानी कि कितना हो जाएगा, 2 से 2 बार में 1 और ये 2 और ये कितनी बार में लग जाएगा 5। ठीक है, ऊपर जाएगा 10⁻⁻10 यानी कि कितना आ जाएगा, यानी कि आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी डेल वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10⁻⁻34 इंटू, और यानी कि कितना हो जाएगा, नीचे में कितना है 10⁻⁻10। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो यानी कि कितना हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻24 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या हो जाएगी, यानी कि इसकी स्पीड हो जाएगी। एक बात याद रखना कि जब भी ये सारी चीजें जो एप्लीकेबल होगी ना, यानी कि किसके लिए एप्लीकेबल होगी, छोटे ऑब्जेक्ट के लिए ज्यादा अच्छे से एप्लीकेबल होती है। ये जितने भी है बड़े ऑब्जेक्ट के लिए ये एप्लीकेबल ना के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि देखो इसका स्पीड इतना कम है, कहने की बात नहीं। तो जिस कारण से जब भी एप्लीकेबल होगा तो यानी कि किसके लिए एप्लीकेबल होगा, यानी कि छोटे ऑब्जेक्ट के लिए क्या हो जाएगा, ज्यादा एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अच्छा मैं इससे एक और क्वेश्चन दे देता हूँ मास निकालने के लिए। ठीक है, कैलकुलेट 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 अनसर्टेन mass if its velocity is 2 into 10⁻14। मैंने बहुत ज्यादा स्पीड ले ली, बस इतना ज्यादा होता नहीं है। देखते हैं कि कितना मास आता है, क्योंकि आप कभी भी याद रखना कि कभी भी काइनेटिक एनर्जी आए तो हाफ एम बी स्क्वायर मत लगाना, क्योंकि उसका आंसर और इसका आंसर दोनों का सेम नहीं आएगा। क्योंकि ये सारे जितने भी एप्लीकेबल है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, छोटे ऑब्जेक्ट के लिए यानी कि एप्लीकेबल है, बड़े ऑब्जेक्ट के लिए क्या है यानी कि एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, यानी कि लिखेंगे। और वेलोसिटी दिया हुआ है और आपको क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट मास निकालना है, यानी कि डेल्टा एक्स, पोजीशन भी ले लो, पोजीशन क्या दिया हुआ है, एंड अनसर्टेन पोजीशन इज 2 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यानी कि इसका जो यानी कि क्या करना है, मास निकालना है। क्या आप लोग निकालोगे या मैं बनाऊं? सर आप ही निकाल दो। ओके, वेरी गुड। बाकी लोग कोई बताना चाहोगे? थोड़ा ज्यादा भारी हो गया है क्या सवाल? ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बना देता हूं। आपके पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/4 पाई। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, यानी कि मास निकालना, तो यानी कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इक्वल टू h/4 पाई हो जाएगा। ठीक है, ये मास निकालना है, जिस मास को मैं इधर ले चलता हूं, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं, m इक्वल टू h इंटू 4 पाई इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी। ठीक है, यानी कि अब यानी कि आपके पास सबकी वैल्यू दी हुई है और आपको क्या करना है, पुट कर देना है। तो यानी कि जैसे मैं पुट करूंगा तो यानी कि कितना आ जाएगा, m इक्वल टू यानी कि कितना हो जाएगा, h की वैल्यू कितनी है, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड, 4 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 होती है, मैं लेकिन 3.1 लेता हूं, इंटू 2 इंटू, क्योंकि पोजीशन कितना दिया हुआ है, 2 इंटू 10⁻⁻10 दिया हुआ है, इंटू डेल्टा वी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 इंटू 10⁻ कितना दिया हुआ है, यानी कि 14 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत बताइए? नो सर। ओके, वेरी गुड। ठीक है, चलिए अब यानी कि आपको यानी कि क्या करना है कि यहाँ पे लिखना है, यानी कि इसको मैं सॉल्व करता हूँ। मैं प्रयास करता हूँ कि 3.1 को 3.2 होता तो करीब करीब ये 2 बार में कट जाता। मैं अप्रोक्स बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। मैं आपको भी कहूंगा कि
ऐसा नहीं कि क्योंकि आपके पास एग्जाम में जब भी इस टाइप के क्वेश्चन देंगे तो आपको कैलकुलेटर वाला बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर नहीं देगा। अगर वो देगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको देखना है कि उससे थोड़ा आगे या पीछे जाके देखना। अगर आप ज्यादा वैल्यू ले रहे हो तो यानी कि जो आपको कम वाला आंसर मारना है, अगर आप कम लेके मार रहे हो तो यानी कि आपको क्या करना है, ज्यादा वाला आंसर मारना है। ठीक है, तो यानी कि ये 2 से ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो यानी कि कितना हो जाएगा, मैं लिख देता हूं 10⁻34 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10⁻10 इंटू 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 10⁻14 और ये प्लस हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 1/8 इंटू 10⁻38। ठीक है, और यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि 100, यानी कि कितना हो जाएगा 8 इंटू 10⁻36। और इसको सॉल्व कीजिएगा तो यानी कि कितना हो जाएगा, 4 से 25, 4 दूना यानी कि 12.5 इंटू 10⁻36 kg। यानी कि जो ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट का मास कितना हो जाएगा, यानी कि 12.5 इंटू 10⁻36 kg हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से आपको क्या करना है, ये सारे मैं भी जस्ट आपको सारे फॉर्मूला आज रिकॉल करवाऊंगा ताकि कि आप लोगों को ये सारी चीजें जो है पता लग सके। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। एक्चुअली हाइजेनबर्ग के सामने समस्या क्या थी कि ये ना इन्होंने ना बता नहीं पाया कि एग्जैक्ट पोजीशन एग्जैक्ट वेलोसिटी क्या होती है। तो आते हैं स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये कहते हैं कि जो वेव के फॉर्म में इन्होंने क्या करा, यानी कि लिखा और कहा कि हम जो क्या कर सकते हैं, उनकी पोजीशन सारी चीजें बता सकते हैं। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि आप उनका कहाँ पे है इलेक्ट्रॉन ये बता सकते हो। तो इसीलिए स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार तो यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन का राइट फॉर्मूला कौन सा है, तो यानी कि इसको एच हैमिल्टनियन ऑपरेटर कहते हैं। हैमिल्टनियन ऑपरेटर का मतलब क्या होगा, शायद आप लोगों को नहीं पता है, मैं बताता हूँ। हैमिल्टनियन ऑपरेटर का मतलब होता है कि जैसे कि आप मैथ में कैलकुलेशन करते हो, गुना भाग जोड़ घटाओ, उसको हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन कहते हैं। उसी तरीके से इन्होंने क्या करा कि जब डबल डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो जो बनेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि हैमिल्टनियन ऑपरेटर कहते हैं। और ये जो होता है यानी कि क्या हो जाता है, वेव फंक्शन होता है, यानी कि इट गिव्स द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव, यानी कि कितना एम्पलीट्यूड है, यानी कि ये जो है क्या बताएगा, यानी कि जो है वेव का बताएगा। और ई जो होता है यानी कि क्या हो जाता है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हो जाता है। यानी कि आपको ये याद रखना है कि अगर स्क्रोडिंगर वेव का इक्वेशन पूछा जाए तो दोनों साइड क्या है, यानी कि जो त्रिशूल फाई है जिसको हम लोग फाई कहते हैं। ठीक है, कई जगह पे इसको साई भी कहा जाता है। साई आप लोग ज्यादा देखोगे बुक के अंदर इसको लिखा जाता है। ठीक है, तो यानी कि एच हैमिल्टनियन कैप और इसको जो है साई इक्वल टू ई, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, साई। इसको आप यानी कि एच जो है वेव फंक्शन या ई वेव फंक्शन, यानी कि दोनों साइड आप क्या लिख सकते हो, ही लिख के जो है उसमें क्या कर देना, यानी कि जो है वेव फंक्शन दोनों साइड को ऐड कर देना। यानी कि आपको इस प्रकार से यानी कि क्या हो जाएगा कि आप इसको याद रख सकते हो। ये जब वेव फंक्शन का ऊपर वाला एम्पलीट्यूड होगा ना, उसको जो हम लोग पॉजिटिव वेव फंक्शन कहेंगे। अगर जब निगेटिव वाला होगा तो यानी कि इसको नीचे वाले को हम लोग क्या कहेंगे, निगेटिव वेव फंक्शन कहा जाता है। अब देखो इन्होंने क्या करा स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन में, यानी कि ये जो है फॉर्मूला लाया और इसको यानी कि इन्होंने क्या करा, डबल डिफरेंशिएट कर दिया। और डबल डिफरेंशिएट किया तो यानी कि उसके बाद जो आपको मिलेगा वो किस प्रकार से मिलता है, कुछ इस प्रकार से मिलता है। कहता है स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द एनर्जी एंड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्पेस। जो काम वो नहीं कर पाए थे, कौन, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वो किसने किया, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन ने किया। इन्होंने क्या करा कि एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा, यानी कि उस एक्सप्रेशन के आधार पे यानी कि आप बता सकते हो। जैसे कि आपको मैं पूछूं y इक्वल टू mx प्लस सी, आप लोग ये पढ़े हैं, ये किस चीज का Yes, sir. हाँ, क्या क्या चीज का ग्राफ बनाता है, ये क्या चीज का इक्वेशन है। The straight line. वेरी गुड, यानी कि आपको ये पता लग जाएगा कि किस पोजीशन पे कहाँ पे क्या चीजें हैं। यानी कि उसी प्रकार से हम लोग यानी कि क्या करेंगे कि इस इक्वेशन से यानी कि क्या करेंगे, पता करेंगे कि उसकी पोजीशन कहाँ है और उसकी एनर्जी कहाँ है एग्जैक्ट मैनर में। लेकिन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी में
वो नहीं बता पा रहे थे उसकी पोजीशन क्या है, उसकी जो है यानी कि या तो वो एक ही चीज बता रहे थे, या तो पोजीशन बता पा रहे थे या मोमेंटम बता पा रहे थे। दोनों में से दोनों को एक साथ साइमल्टेनियसली नहीं बता पा रहे थे। लेकिन स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन काफी हद तक सक्सेसफुल रहा कि दोनों के दोनों को इसने क्या करा, यानी कि जो बताने में काफी ज्यादा जो है मदद किया। इन्होंने क्या करा कि इस इक्वेशन को डबल डिफरेंशिएट कर दिया। अब आप लोगों को शायद पता नहीं डिफरेंशिएशन पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, डबल डिफरेंशिएशन पढ़ लिया आप लोग? सर थोड़ा Yes, सा yes, पढ़ sir. लिए। ठीक है, उन्होंने भी ऐसे ही किया, डबल डिफरेंशिएट किया। आप लोग अगर नहीं पढ़े तो आगे आपको मैथ में पढ़ाया जाएगा, आप चिंता मत कीजिएगा। ठीक है, तो डेल स्क्वायर फाइव इक्वल टू डेल एक्स स्क्वायर, जब इसको हमने क्या करा, डबल डिफरेंशिएट किया, तो आपको जो इक्वेशन मिला वो कुछ इस प्रकार से मिला। डेल स्क्वायर एक्स, डेल स्क्वायर यानी कि जो सबको यानी कि वेव फंक्शन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहाँ पे यानी कि क्या मिला, एच मिला, एच स्क्वायर। और यानी कि इसको हम लोगों ने क्या कहा, यानी कि स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन का। आपको याद रखने के लिए आप क्या करना, डेल स्क्वायर फाइव सब में लिख देना, तीन में, नीचे एक्स स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर डेल जेड स्क्वायर, और आपको ये याद करना है 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी इक्वल टू जो है यानी कि वेव फंक्शन को आपको याद रखना है। अब जैसे ही यानी कि क्या करोगे, इस प्रकार से यानी कि क्या कर लेंगे हम लोग, याद रखेंगे। अब यहाँ से सिग्निफिकेंस क्या मिला, इस वाले में से किसी एक को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहा गया, किसी दूसरे को हम लोगों ने क्या कहा, एजिमुथल क्वांटम नंबर कहा, तीसरे को हमने क्या कहा, यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम Magnetic नंबर। quantum. चौथा जो बेसिकली डायरेक्शन था, इसलिए वो यहाँ से बताया नहीं, वो हम लोगों ने खुद निकाला था। इसीलिए टोटल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितने हो जाते हैं, यानी कि 4 हो जाते हैं। ये चीज कहता है एक्स वाई आर 3 क्वांटम नंबर। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि कौन सा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि इनमें से एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, और एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा, और एक एजिमुथल क्वांटम नंबर होगा। और इस प्रकार से उन्होंने क्या करा कि इनको जो है इन्होंने बताए, और यहीं से जो है आप लोगों को अब जो पढ़ना है, यानी कि क्या पढ़ना है, क्वांटम नंबर पढ़ना है। आप लोगों को मैं कल की क्लास में इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी आपको बता देता हूँ कि आपको क्वांटम नंबर कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम अजीमुथल नंबर, क्वांटम नंबर, हाँ, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। वेरी गुड। यानी कि जो है इस प्रकार से होते हैं। वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, और स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, यानी कि क्या बताता है। ये सारे की बातें जो हम लोग कल की क्लास में यानी कि बात करेंगे। अगर मैं आज की क्लास को रिकॉल कराऊं तो बेसिकली हमने पढ़ा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी में कि हाइजेनबर्ग ने क्या कहा कि आपके पास यानी कि क्या होगा कि अगर हम क्या कर सकते हैं, दोनों को यानी कि पोजीशन एंड मोमेंटम को दोनों को एक साथ हम नहीं बता सकते हैं। उसके लिए हमने फॉर्मूला दिखा, यानी कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। ठीक है, एक और फॉर्मूला लिखा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई एम। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से इन दोनों फॉर्मूले का यानी कि क्या करोगे, यानी कि आप यूज करोगे। कई बार वो मोमेंटम पूछेगा, कई बार यानी कि वेलोसिटी पूछेगा, अनसर्टेनिटी वेलोसिटी पूछेगा, कई बार वो मास पूछेगा। वो डिपेंड करता है कि वो आपसे क्या पूछेगा। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि जो इनका यूज कर सकते हो। दूसरा, हमने हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी कहा, हमने कहा कि ही लिख देना, और ही पे यानी कि वेव फंक्शन आप क्या कर सकते हो, यानी कि लिख सकते हो। ठीक है, यानी कि जो है यहाँ पे ई क्या है, यानी कि एनर्जी है, और एच क्या है, यानी कि। फिर हमने कहा कि अगर आपके पास स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखना है तो डेल स्क्वायर फाइव डिवाइडेड बाय डेल एक्स स्क्वायर, फिर लिखना डेल स्क्वायर फाइव डिवाइडेड बाय डेल एक्स स्क्वायर वाई, और इस प्रकार से यानी कि डेल जेड, और यानी कि जो है आप आगे भी यानी कि क्या कर सकते हो, 8 पाई स्क्वायर एम बाय एच स्क्वायर इंटू ई माइनस वी इक्वल टू जो वेव फंक्शन इक्वल टू 0। ये बेसिकली आपको क्या बताएगा कि तीनों के तीनों यानी कि जो यहाँ पे क्वांटम नंबर बताता है, जो चौथा क्वांटम नंबर होता है वो खुद हम लोग यानी कि क्या करते हैं, अपने स्पिन क्वांटम नंबर के आधार से यानी कि लिखते हैं। ठीक है, आज की क्लास में यहीं पे रखता हूँ। कल की क्लास में हम लोग जो यानी कि बात करेंगे